नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक बच रहे थे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था जो भारत परिषद अधिनियम था 1853 वाला, यानी कि चार्टर एक्ट था 1853 वाला, उसके बारे में देखा था। और उससे पहले देखा था हमने 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1793 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, जो हम लास्ट वीडियोज़ में देख चुके हैं, जिनको आप उन वीडियोज़ में जो पिछली वीडियो हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब शुरू करेंगे। आज हम भारत परिषद अधिनियम 1858 का जो एक्ट है उसके बारे में देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1858, इस एक्ट के बारे में देखेंगे। तो हमने जो लास्ट क्लास ख़त्म की थी वो 1853 के चार्टर एक्ट पर ख़त्म की थी, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही थी और कंपनी को पूरी तरह क्या कह दिया गया था कि अब तुम्हारी कोई टाइमलाइन नहीं है और अब तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, अब तुम्हें पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ हमने देखी थी। लेकिन इसी बीच क्या हो गया था, 1853 के बाद 1857 का विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है और इसे विद्रोह भी कहा जाता है। म्यूटिनी, सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं कुछ लोग, इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ अंग्रेजी जो सरकार थी उसकी जड़ें हिल गई थी कि भारतीय लोग यानी कि इतने गुस्सा हैं हमसे कि हम अंदाज भी नहीं लगा पाए, और अगर थोड़ी सी और अच्छे से कार्रवाई हो जाती, यानी प्लानिंग और अच्छे से हो जाती, तो उसी समय इंडिया को फ्रीडम मिल गई होती। लेकिन हमारी जो कॉलिंग थी, हमारी जो कार्रवाई थी, हमारे बीच जो एकता थी, जो यूनिटी थी, या जो मतलब विद्रोह करने की जो चेतना थी, वो एक साथ डेवलपमेंट नहीं हुई। यानी कि सब जगह वो विद्रोह पूरी तरह एक साथ नहीं होकर आया, जिससे अंग्रेजों को दबाने में क्या मिल गई, मदद मिल गई। यही सबसे बड़ा कारण रहा इसका, क्योंकि एक साथ फैला नहीं है विद्रोह। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है जिसे हम हिस्ट्री में देखेंगे भी आगे जाके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही 1857 का विद्रोह हुआ तो इसने अंग्रेजी शासन की क्या कर दी, जड़ें हिला दी, और इससे अंग्रेजी गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो क्या हो गई, सतर्क हो गई, और उन्होंने भारतीयों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि यार भारतों को, भारतीय राज्यों को, भारतीय लोगों को थोड़े से अधिकार देने होंगे, थोड़ी सी उनको स्वायत्तता देनी होगी, ऑटोनॉमी देनी होगी, वो सब चीज़ें वो सोचने लगे। और इसी क्रम में धीरे धीरे वो इंडिया के लिए नए नए कानून लेकर आए। और भारत के जो राज्य थे उन प्रांतों में सरकार बनाने लगे, विधान परिषद बनानी जाने लगी, और विधान परिषदों में भारतीय लोगों का चयन किया जाने लगा, क्योंकि अब उनको पता चल गया था कि अब हम तभी रह पाएंगे यहाँ पे जब भारतीय लोगों को यहाँ के भारत के शासन बनाने में, कानून बनाने में शामिल करेंगे। तो इसी क्रम में उनका सबसे पहला जो कानून था, जो एक्ट था, वो क्या था, भारत शासन अधिनियम 1858, यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी उसी समय। उसके बाद जो पहला एक्ट लेकर आया गया था वो क्या था, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसे गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा जाता है, यानी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय लोगों को फिर से सपने दिखाए गए कि देखो हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, हम तुम्हारे डेवलपमेंट करेंगे, हम तुम्हारे लिए विकास करेंगे, हम तुम्हारे लिए सब कार्रवाई करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पे कही गई। तो इसीलिए क्या कहा गया, भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा गया। क्योंकि अब सपने तो दिखाने, लाज तो देना पड़ेगा ना भारतीय लोगों को, तभी तो वो शांत रह पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी देखते हैं क्या क्या लालच दिए गए। जैसे सबसे पहले क्या काम हुआ, मैंने कहा था आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या होने वाला है, गाज गिरने वाली है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो सबसे पहले व्यापार करने आई थी भारत में, उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरह अब ख़त्म कर दिया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे भारत शासन अधिनियम, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, वो क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और पूरी जो सब चीज़ें थी, जो प्रांत थे, जो गवर्नर थे, सब कुछ चीज़ें किसके अंडर आ गई, हम क्राउन, यानी कि ब्रिटेन का राजा होता था उसके अंडर आ गई। जो भी काम होंगे राजा को पूछ के होंगे। पूरी सत्ता किसके हाथों में चली गई, जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके हाथों में पूरी सत्ता चली गई, और उन्हीं के हिसाब से फिर भारत में शासन किया जाने लगा। और क्या चीज़ें हुई यहाँ पे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद था उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया, वायसराय
कर दिया गया। जैसा कि हमने देखा था सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 वाला, उसमें हमने देखा था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल का पद था वो क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद कर दिया गया। और सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद क्या हुआ, 1833 में डेवलपमेंट हुई थी जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद था उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर जनरल किसका कहा जाने लगा, भारत का कहा जाने लगा। तो सबसे पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। और अब यहाँ पे 1858 वाले भारत शासन अधिनियम में क्या हो रहा है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद है उसे क्या कहा जा रहा है, वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है, वॉइस ऑफ राजा, जैसे हम इसे तोड़ेंगे वायसराय शब्द को, तो इसका क्या मतलब निकल के आएगा, वॉइस ऑफ राजा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करेगा, राजा की आवाज़, यानी कि राजा की आवाज़ बनकर आएगा, उसे क्या कहेंगे, वायसराय। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वायसराय। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन बने थे, वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, या जो वनडे एग्जाम होते हैं जैसे यूपी कराती है, या और भी जैसे यूपीएसआई हो गया, या जितने भी एग्जाम होते हैं जो वनडे होते हैं, एसएससी जो एग्जाम लेती है, तो उन सब में क्या होता है, ये फैक्ट जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं वो सब पूछ लिए जाते हैं। तो दो डेवलपमेंट देखी हमने इसमें। पहली क्या हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और पूरी सत्ता किसके हाथों में चली गई, राजा के हाथों में चली गई, यानी कि जो ब्रिटेन का क्राउन था, ब्रिटेन का जो मुकुट था, उसके हाथों में पूरी सत्ता चली गई। और दूसरा काम क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल यानी कि भारत का गवर्नर जनरल था उसके पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। और भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। अब तीसरी डेवलपमेंट क्या हुई, यानी कि तीसरा काम इसमें क्या हुआ, जो 1784 का हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था कल, 1784 का लास्ट वीडियो में पिट्स इंडिया देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम से दो अलग अलग विभाग बनाए गए थे, यानी कि नियंत्रक, बोर्ड ऑफ नियंत्रक यानी कि नियंत्रण करने वाला बोर्ड, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो बोर्ड था वो अलग अलग बनाए गए थे, कॉमर्शियल मैटर्स और पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। अब क्योंकि वहीं पे मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्योंकि द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। क्या हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि जो कंपनी के काम थे उनको दो जगह बांट दिया गया था। एक तो कॉमर्शियल मैटर्स थे, जो व्यापार करने वाले थे, वाणिज्य मामले थे, वो किसको दे दिए गए थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और एक थे पॉलिटिकल राइट किसको दे दिए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो द्वैध शासन प्रणाली हो गई थी, लेकिन अब कंपनी ही नहीं रही, अब किसके लिए अलग अलग कानून बनाने, किसके लिए अलग अलग काम बांटने, तो पूरा तो प्रशासन एक आदमी के अंडर चलेगा ना, क्राउन के अंडर चलेगा। तो इसलिए अब ये द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। याद रखना है, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जिसमें क्या किया गया था, कंपनी के जो वाणिज्यिक मामले थे और जो राजनीतिक मामले थे वो अलग अलग कर दिए गए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या दे दिया गया था, कॉमर्शियल मैटर्स यानी कि जो वाणिज्य मामले थे वो दे दिए गए थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दे दिया गया था, राजनीतिक मामले। और यहाँ पर 1858 के भारत शासन अधिनियम में ये चीज़ क्या कर दी गई है, द्वैध शासन प्रणाली खत्म कर दी गई है। जैसा कि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी जैसे पूछ भी लेता है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत 1784 में हुई थी, लेकिन उसे भारत शासन अधिनियम 1861 में खत्म कर दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाए, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, 1858 में इस चीज़ को खत्म कर दिया गया। और जो भारत शासन अधिनियम, भारत के लिए जो अब नए कानून आएंगे उनको किसका नाम आएगा, इंडिया का नाम आएगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा, क्योंकि मैं बार बार भारत शासन अधिनियम कह रहा हूँ, तो ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि पहले कंपनी था, कंपनी के लिए चार्टर लाए जा रहे थे, लेकिन अब हमें अच्छा भी दिखाना है, अंग्रेजों को अच्छा भी दिखाना है उनको हमें बन के, तो वो क्या कह रहे हैं, भारत पे शासन करने के लिए क्या लाए जा रहे हैं, अधिनियम ले जा रहे हैं, यानी कि भारत देश पर शासन करने के लिए अब जितने भी चार्टर जो कानून आएंगे उनका नाम क्या होगा, भारत शासन से शुरू होगा, गुड भारत शासन अधिनियम, यानी कि गवर्नेंस ऑफ इंडिया
एक्ट बोला जाएगा इनको अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहा जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो इनका नाम क्यों बदला गया, क्योंकि हम भारतीय लोगों के लिए बना रहे हैं, ऐसे हमें फीलिंग दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, इसलिए नाम क्या रख दिया गया यहाँ पे, भारत पर शासन करने के लिए क्या लाए जा रहे हैं, एक्ट लाए जा रहे हैं, कानून लाए जा रहे हैं, अधिनियम लाए जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत शासन अधिनियम इनको क्यों कहा जा रहा है। और चीज़ क्या थी यहाँ पे, जो तीसरी डेवलपमेंट हुई, चौथी डेवलपमेंट वो क्या हुई, एक नया पद बनाया गया भारत सचिव के नाम से, यानी भारत सचिव नाम से एक नया पद बनाया गया। इसमें क्या हुआ, और भारत सचिव कौन बना, ये कौन होता था, भारत सचिव जो था ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था उसका कैबिनेट का एक मिनिस्टर होता था, यानी कि ब्रिटेन का जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होता है, हमारे यहाँ संसद होती है, तो उसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री को हम किसी दूसरे देश में बनाकर भेजते हैं, वहाँ का भारत सचिव। ऐसे ही अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने क्या भेज दिया, अपने कैबिनेट का एक मंत्री को क्या बनाकर भेज दिया भारत में, भारत सचिव, जो किसके लिए जिम्मेदार था, ब्रिटेन की संसद के लिए जिम्मेदार था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पे ये क्या, एक नया पद बनाया गया भारत सचिव, जो किसके प्रति जिम्मेदार था, संसद के प्रति, ब्रिटेन की संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल था, क्योंकि वो क्या था, ब्रिटेन की कैबिनेट का एक सदस्य था, एक मंत्री था। अब देखो नेक्स्ट डेवलपमेंट की और क्या हुआ, भारत सचिव के लिए जब भारत सचिव का पद बनाया गया, तो उसके लिए, उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, 15 सदस्यीय सलाहकारी समिति बनाई गई, जो किसकी मदद करती थी, भारत सचिव की मदद करती थी। और भारत सचिव को शक्तियाँ दी गई, जो बॉडी बनाई गई थी 15 मेंबर की, जो निकाय बनाया गया था, उसको शक्तियाँ दी गई कि आप भारत में कहीं भी मुकदमा कर सकते हो, और भारत से बाहर कहीं भी मुकदमा, यानी कि आप जैसे बाहर जाओगे तो वहाँ भी मुकदमा कर सकते हो, इंग्लैंड में जाकर, और भारत में भी मुकदमा कर सकते हो, यानी कि फुल पावर अथॉरिटी दे दी गई। किसको, वायसराय की जो काउंसिल थी, वायसराय की जो परिषद थी, उसको फुल पावर अथॉरिटियाँ दे दी गई। तो आपको समझ में आया होगा। जैसे एक बार और रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और दूसरा हमने देखा था यहाँ पे क्या हो गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय, यानी कि उनके पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय, भारत के वायसराय। और कौन भारत के पहले वायसराय बने, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। और तीसरी डेवलपमेंट क्या हुई थी, भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया था, और उसकी मदद के लिए एक 15 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। और क्या हुआ था, और जो द्वैध शासन प्रणाली थी, द्वैध शासन प्रणाली यहाँ पे क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई। यानी कि ये क्या है, द्वैध शासन प्रणाली क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बनाए गए थे, वो अब क्या कर दिए गए, वो पूरी तरह खत्म कर दिए गए कि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी भी नहीं थी। और वायसराय को कुछ शक्तियाँ दी गई, वायसराय की जो समिति थी 15 सदस्यीय, उसको कुछ शक्तियाँ भी दी गई। अब देखते हैं नेक्स्ट अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1861, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1861। क्योंकि इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले क्या किया गया, क्योंकि अब भारतीय लोगों को शामिल करना है, मैंने बताया था, क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी जो प्रोसेस है वो क्या होती जाएगी, भारतीय लोगों को धीरे धीरे शासन देते जाएंगे, क्योंकि इनकी मजबूरी बनती जा रही है। भारतीय लोगों में आक्रोश है, भारतीय जनता है वो जागरूक हो चुकी है, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, जन जागरण भी चल रहा था, जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राजा राममोहन राय हैं और केशव चंद्र सेन है, ये सब क्या चला रहे थे, भारतीय लोगों को जागृत कर रहे थे, जागो, तुम्हारी जन्म गुलामी करने के लिए नहीं हुआ है, और तुम्हें इन ताकतों से लड़ना है, ये विदेशी ताकत है, और तुम्हें अपने देश, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, उन्होंने लिखा था कि ड्रेन इन वेल्थ, जो थ्योरी दी थी कि भारतीयों का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो सब शक्तियाँ भी काम कर रही थी, वो लोग भी काम कर रहे थे, समाज में सामाजिक पुनर्जागरण हो रहा था। तो उस वजह से ही भारतीय लोगों में क्या आ रही थी, चेतना आ रही थी कि हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि अंग्रेज हमसे क्या कहते थे, तुम तो ऐसे दबे कुचले थे, शुरू से ही कुछ नहीं आता था तुम्हें, न तुम्हारा कोई इतिहास है, क्योंकि सब इन्होंने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो इन चीज़ों को पुनर्जागरण होने की वजह से क्या हो रहा था, भारत में वो सब चीज़ें दोबारा से उभर कर आ रही थी, और भारतीय लोगों को अपनी शक्ति का एहसास हो रहा था। तो वो क्वेश्चन भी कर रहे थे अंग्रेजों से कि हम ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम शुरू से भी ताकतवर रहे हैं।
तो अब इनकी मजबूरी बनती जा रही थी कि भारतीय लोगों को भी शासन में शामिल करें, भारतीय लोगों को भी अधिकार दें, भारतीय प्रांतों में भी सरकार बनाएं। तो उसी क्रम में ये डेवलपमेंट है वो होती जा रही हैं। तो अब इसमें इसी क्रम में एक नया भारत परिषद अधिनियम आया, जिसे क्या कहते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार वायसराय की जो विधायी परिषद थी उसमें कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया, यानी कि कानून बनाने में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की गई। पहली बार भारतीयों को कानून बनाने में, यानी कानून बनाने की जो कमेटी थी, विधायी परिषद थी, उसमें भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई और शामिल भी किया गया। लेकिन वो गैर सरकारी सदस्य थे, सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल नहीं किया गया, लेकिन किया तो गया, चाहे गैर सरकारी सदस्यों के रूप में शामिल किया गया हो। तो कौन कौन बने थे, 3 मेंबर इंडिया के चुने गए थे। एक तो बनारस के राजा थे, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो 3 मेंबर चुने गए थे, पूछे जाते हैं बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इनको पहली बार 1861 के भारत शासन अधिनियम में वायसराय की विधायी परिषद में कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया गया। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे क्या हुई थी, यहीं से विकेंद्रीकरण की शुरुआत होने लगी। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। जैसे कि मैंने बताया था आपको, केंद्रीकरण क्या होता है, केंद्रीकरण में पूरी सत्ता, पूरी शक्ति किसी एक आदमी के हाथों में देने की कोशिश की जाती है। जैसे कि केंद्र सरकार रह जाए और सभी राज्य खत्म हो जाएं और एक ही केंद्र सरकार की चले, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, यानी कि पूरा केंद्रीकरण हो जाएगा, पूर्णतः केंद्रीकृत हो जाएगा। लेकिन अगर निचले से निचले तबके पर शक्ति देने की कोशिश किया है तो वो क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण कहलाएगा। तो हमने देखा था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें हमने देखा था केंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी, जो 1833 के चार्टर एक्ट में जाकर क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था। क्योंकि जो बंगाल, मद्रास और बम्बई थे, जो मद्रास और बम्बई थे, उनकी विधायी शक्तियाँ भी किसके अंडर आ गई थी, भारत के गवर्नर जनरल के अंडर आ गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली बार 1861 में दोबारा से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। विकेंद्रीकरण यानी कि प्रांतों में, यानी कि जो स्टेट थे, प्रोविंस थे, उनको भी कानून बनाने की शक्तियाँ देने की कोशिश की जा रही है, शुरुआत की जा रही है। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत दोबारा से कहाँ से हुई, 1861 से हुई। और जिसका अधिकतम स्वरूप यानी कि जो मैक्सिमम है हमें कहाँ जाके मिलता है, 1937 के भारत शासन अधिनियम में या भारत परिषद अधिनियम में इसकी अधिकतम जो मैक्सिमाइजेशन है वो कहाँ जाके मिलता है, 1937 के भारत पार्षद अधिनियम में। क्योंकि वहाँ पे जाके क्या हो गया, वहाँ पे जाके कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। विकेंद्रीकरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पूरी तरह प्रांतों को क्या दे दी गई, स्वायत्ता दे दी गई, ऑटोनॉमी दे दी गई कि तुम कुछ भी कानून बनाओ, कैसे भी रहो, जैसे आज राज्य रहते हैं, कुछ भी करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे जब तक जरूरी नहीं होगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी केंद्रीकरण की, 1773 से, और जो 1833 में जाकर क्या हो गया था, मैक्सिमम हो गया था। और ऐसे ही 1861 में विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, जो धीरे धीरे 1937 में जाकर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्योंकि राज्यों को पूरी तरह स्वायत्त छोड़ दिया गया और पूरी उनको स्वायत्ता यानी कि ऑटोनॉमी दे दी गई थी 1937 में। तो आपको याद क्या रखना है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत दोबारा से कहाँ से होती है, भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा। और सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और अधिकतम केंद्रीकरण कहाँ देखने को मिलता है, चार्टर एक्ट 1833 में अधिकतम केंद्रीकरण देखने को मिलता है। और क्या हुआ इसमें, पहली बार क्योंकि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई और निचले तबके पर यानी राज्यों को भी कानून बनाने की, राज्यों को भी सरकार बनाने की शक्ति देने की कोशिश की जा रही है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, 1862 में बंगाल, यानी कि 1862 में क्या हुआ, बंगाल में विधायी परिषद बनाई गई। और 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, यानी कि जो पाकिस्तान का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हमारे पंजाब के पास का हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। तो पहले भारत पाकिस्तान एक ही होते थे, वो तो 1947 में विभाजन हुआ था। तो 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी एक विधान परिषद बनाई गई, यानी प्रांत में, पहले तो केंद्र में होती थी, लेकिन अब क्या है, प्रांतों को भी, प्रांत कहते थे पहले राज्यों को, वहाँ भी प्रांतों में भी विधान परिषद यानी कानून बनाने वाली परिषद की स्थापना की जा रही है।
तो 1862 में कहाँ हुई स्थापना? बंगाल में। 1866 में कहाँ हुई? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और 1897 में कहाँ हुई? पंजाब में। 1897 में कहाँ पे स्थापना की गई इसकी, विधान परिषद की? पंजाब में। तो उत्तर धीरे धीरे सक्सेसफुली क्या हो रहा है, विधान परिषद बनाने की स्थापना की, विधान परिषद बनाने की कोशिश की जा रही है। और यही क्या है हमारा विकेंद्रीकरण, यानी कि धीरे धीरे सत्ता निचले तबके पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आज के समय देखने को मिलता है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, फिर पंचायती राज व्यवस्था भी है, क्योंकि जो गांव के प्रधान होते हैं निचले से निचले लेवल पर, उनको भी डिसीजन लेने का अधिकार दिया जाता है। तो इन्हीं राज्यों में क्या बनाई गई विधान परिषद? 1862 में बंगाल में बनाई गई, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाई गई, और 1897 में पंजाब में बनाई गई। और यहीं से विकेंद्रीकरण की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का, या भारत शासन अधिनियम 1861 का। और 1859 में जो पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की गई थी उसको यहाँ पे आधिकारिक रूप दिया गया, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या कर रहे थे, पोर्टफोलियो कहते हैं विभागीय प्रणाली। जो आप विभाग देखते हो जैसे रक्षा विभाग है, और भी जैसे विभाग होते हैं अलग अलग, जैसे वित्त विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग है, वो सब विभाग होते हैं। तो सबसे पहले विभागीय प्रणाली की शुरुआत 1859 में हुई थी, लेकिन इसको मान्यता कहाँ जाके दे दी गई, भारत शासन अधिनियम 1861 में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, उसको क्या दे दी गई, मान्यता दे दी गई। और क्या हुआ था इसमें, जो वायसराय था, क्योंकि हमने देखा था 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय। तो उसको क्या जारी करने की शक्ति दी गई, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी कि अध्यादेश, जैसे आज के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राज्यपाल अध्यादेश करते हैं राज्यों में, कब करते हैं, जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बन जाए जिसके लिए कानून बनाना आवश्यक है, तब अध्यादेश जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस पावर बोलते हैं जिसे हम। तो ऐसे ही यहाँ पे वायसराय को क्या दी गई, पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। कब दी गई, भारत शासन अधिनियम 1861 में। और जो बिना परिषद, जो 15 सदस्यीय परिषद बनी थी, जो 15 सदस्यीय काउंसिल बनी थी, उसकी बिना सलाह के वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। और अधिकतम कितने दिन तक रह सकता था ये अध्यादेश, 6 महीने तक रह सकता था। तो हमने 2 अधिनियम देख लिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का भारत शासन अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1992 पर। इसमें क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया था उत्तर सक्सेसिवली क्या हो रहा है, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या केंद्र में और प्रांत में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों का आक्रोश और लोगों में स्वाधीनता यानी कि अपना शासन करने की जो इच्छा है, और लोगों को स्वाधीन होने की जो इच्छा है, वो सब चीज़ें क्या होती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। यानी कि स्वराज चाहिए उनको, ये डिमांड भी उठने लग गई थी, क्योंकि 1885 में जाकर क्या हो गया था, कांग्रेस की स्थापना हो गई। तो लोग क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, हम पहले भी नहीं थे, गुलाम थे, तो अब कैसे रह जाएंगे। तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही थी। इस वजह से जो ब्रिटेन की संसद थी, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था, उस पर क्या हो रहा था, दबाव बढ़ता जा रहा था। और इसी वजह से उनको, भारतीय लोगों को, जो विधान परिषद थी, जो कानून बनाने की केंद्रीय और राज्यों की प्रांतीय विधान परिषद थी, उन्हें मौका देने के लिए वो क्या होते जा रहे थे, मजबूर होते जा रहे थे। तो यहाँ पर और क्या हुआ, वही जो पहले से चलता आ रहा था 1858 में, 1861 में, यहाँ पे भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी कि जो गैर सरकारी सदस्य थे, भारतीय थे, उनकी संख्या में क्या की गई, वृद्धि की गई। किसमें, प्रांतीय विधान परिषद, यानी कि जो प्रांतों में कानून बनाने वाली परिषद थी, और केंद्र में तो विधान परिषद होती है, जैसे आज होती है लोकसभा, राज्यसभा, ऐसे पहले विधान परिषद कहा जाता था। क्योंकि हमने देखा था केंद्रीय विधान परिषद 1853 का चार्टर एक्ट आया था, उसमें हमने देखा था। और प्रांतों में विधान परिषद, क्योंकि 1861 में क्या हो गई है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रांतों में विधान परिषद बनाने की कोशिश की जा रही, प्रांतों में विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य यानी कि भारतीयों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और केंद्र में तो बढ़ ही रहे थे, यानी कि उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। अब कम नहीं होंगे, 1919 में भी बढ़ेंगे, 1909 में भी बढ़ेंगे, 1919 में भी बढ़ेंगे, 1935 में जाके क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे। और 1947 में तो हमारा देश आज़ाद हो ही जाता है। अब इनको क्या कहा गया, विधान परिषद को, जो विधान परिषद थी, उनके जो सदस्य थे, उनको बजट पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था, 1892 से पहले लोग बहस ही नहीं कर सकते थे। वायसराय जो बजट ले आया
उसी पे सबको मानना होता था। जैसे आज के समय बजट आता है तो सब लोग पूछते हैं इतना खर्चा क्यों कर रहे हो, डिफेंस बजट इतना क्यों है, एजुकेशन बजट इतना क्यों है, या जैसे होम मिनिस्ट्री गवर्नेंस के लिए ले, या जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए ले कुछ बजट, तो वो सब क्वेश्चन करते हैं आज। तो ये शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, बजट पर बहस करने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1892 के भारत शासन अधिनियम से मानी जाती है। और कार्यपालिका से प्रश्न करने का भी मौका दिया गया था, यानी कि जो विधान परिषद के सदस्य थे वो क्या कर सकते थे, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उससे क्वेश्चन भी कर सकते थे। और क्या हुआ यहाँ पे, केंद्रीय विधान परिषद यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और बोर्ड ऑफ कॉमर्स, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य हैं उनमें सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास थी, वायसराय के पास थी। तो उनमें संख्या बढ़ानी थी वायसराय को, वो भी उसकी मजबूरी हो रही थी। तो इनमें सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास थी, वायसराय के पास थी। तो इनमें सदस्यों को कौन नियुक्त करता था, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनमें कौन नियुक्त कर रहा था, वायसराय नियुक्त कर रहा था। लेकिन जो प्रांतीय विधान परिषद थी, जैसे कि हमने देखा था 1862 में काम्य बंगाल में, 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और 1897 में पंजाब में, तो इन चीज़ों में विधान परिषद बन रही थी। और जो विधान परिषद राज्यों की प्रांतीय विधान परिषद थी उनमें नियुक्त करने का अधिकार किसके पास था, गवर्नर के पास था। तो गवर्नर किसको चुनता था, उनमें कहाँ से लोग आते थे, जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती थी, नगर पालिका से भी कुछ लोग चुने जाते थे, विश्वविद्यालय होते थे वहाँ से भी कुछ लोग चुने जाते थे, और ट्रेड यूनियन होती थी वहाँ से भी कुछ लोग चुने जाते थे, जमींदार होते थे जो बड़े बड़े वहाँ से भी लोग चुने जाते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी चुने जाते थे। इसमें अब आप कहोगे कि क्या चुना जा रहा, कुछ नहीं, बड़े बड़े लोग चुने जा रहे हैं, एटलीस्ट चुने तो जा रहे हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि जब कुछ नहीं हो तो कुछ ही मिल जाए तो वो क्या कम अच्छा है, तो वो भी बेहतर है। तो यहाँ पे कम से कम भारतीय लोगों को मौका तो दिया जा रहा है, चाहे वो बड़े बड़े लोग हों लेकिन उनको मौका तो दिया जा रहा है। तो यहाँ से लोग चुने जाते थे, किसमें, प्रांतीय विधान परिषद में। कौन चुनता था, गवर्नर चुनता था। और यहीं पर एक पहली बार एक चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा उन लोगों का चयन किया जा रहा था। यानी कि जो राजा थे या जो भी गवर्नर थे वो अपने हिसाब से मनोनीत करते थे, इलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली भी यहीं से शुरू मानी जाती है। लेकिन चुनाव शब्द का यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं किया गया था। लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मेथड था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली थी, वो यहीं से शुरू मानी जाती है। किससे, 1892 के भारत शासन अधिनियम से। अब एक बार फिर से रिकॉल करते हैं जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था भारत शासन अधिनियम 1858, जिसमें हमने देखा था, जिसे क्या कहा गया था, गुड गवर्नेंस एक्ट, यानी कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। जिसमें क्या क्या किया गया था, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। दूसरा कार्य क्या किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पद था उसको खत्म करके क्या कर दिया गया था, वायसराय का पद बना दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे, जिसमें हमने देखा था कि 1773 1833, जो आप एक बार देख सकते हैं वीडियो में दोबारा से। और फिर क्या क्या चीज़ें हुई, उसमें द्वैध शासन प्रणाली को खत्म कर दिया गया। कौन सी द्वैध शासन प्रणाली, जो 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में शुरू हुई थी, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के दो अलग अलग विभाग बनाए गए थे। दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे खत्म कर दिया, क्योंकि अब कोई कंपनी अलग से नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी। और क्या चीज़ें हुई थी उसमें, और जो चीज़ें हुई थी वो ये थी कि भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया था। यानी कि भारत सचिव नाम का एक नया पद बनाया गया था। वो क्या करता था, वो ब्रिटेन के कैबिनेट का एक मेंबर था। यानी कि जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी सूचना होगी, वो किसको सूचना देगा, जाकर ब्रिटेन की संसद को। यानी ब्रिटेन की संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल था। वो कौन था, भारत सचिव। और जिसकी मदद के लिए क्या बनाई गई थी, एक 15 सदस्यीय एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि सलाहकारी समिति बनाई गई थी, सलाहकारी परिषद बनाई गई थी। तो ये सब चीज़ें देखी थी हमने 1858 के भारत परिषद अधिनियम में। फिर हम आए थे भारत परिषद अधिनियम 1861, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1861, जिसमें हमने देखा था सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हमने देखा था कानून बनाने वाली विधान परिषद में वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार भारतीयों को मौका दिया गया। यानी पहली बार किसी भारतीय को यहाँ पर शामिल किया गया, और 3 लोगों को शामिल किया गया था। बनारस के जो राजा थे और पटियाला के महाराजा थे
और सर दिनकर राव। बेशक से वो गैर सरकारी सदस्य थे, लेकिन तीनों को यहाँ पर क्या दिया गया, मौका दिया गया, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। फिर हमने देखा था सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, यहीं पर आकर क्या हो रही है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो रही है, यानी कि दोबारा से राज्यों को शक्ति देने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से निचले तबके को शक्ति देने की कोशिश की जा रही है। जो कहाँ पे शुरू होता है, 1861 के भारत शासन अधिनियम में शुरू होता है, और भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 में जाकर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाके प्रांतों को क्या दे दी गई थी, पूरी ऑटोनॉमी, पूरी छूट दे दी गई थी कि तुम अपने हिसाब से कोई भी कानून बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और यहीं पर आकर जो केंद्रीकरण है उसकी क्या हो गई थी, खत्म हो गया था, केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन खत्म हो गया था। जो कब शुरू हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में शुरू हुआ था, और 1833 में क्या हो गया था, केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन मैक्सिमम कहाँ हुई थी, 1833 में। और फिर हमने देखा था यहाँ पे, क्योंकि विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, फिर हमने देखा था 1862 में बंगाल में विधान परिषद, यानी कि जो प्रांत थे, प्रांतों में विधान परिषद बनाई गई। 1862 में बंगाल में बनाई गई। 1866 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बनाई गई। और 1897 में कहाँ देखने को मिलती है, पंजाब में विधान परिषद देखने को मिलती है। फिर हमने देखा था पोर्टफोलियो जो प्रणाली थी, विभागीय प्रणाली थी, वो मान्यता दे दी गई, इसको पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता यहीं पर दी गई, और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। फिर हम आए गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1892। उसमें हमने देखा था कि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या में केंद्र और प्रांतों में क्या होती जा रही थी, केंद्र और प्रांतों की विधान परिषदों में उत्तर क्या होती जा रही थी, वृद्धि होती जा रही थी, जिसमें हमने देखा था। और जो विधान परिषद के सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने की क्या दी गई, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, बजट पर बहस करने की उनको शक्ति दी गई, यानी कि आप बजट पर भी बहस कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि वायसराय कुछ लोगों को चुनता था केंद्रीय परिषद में, लेकिन जो प्रांतों की विधान परिषद थी उनमें कौन चुनता था, गवर्नर चुनता था, जो जिला परिषदों से और जमींदारों से, विश्वविद्यालयों से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो मेंबर थे वहाँ से चुनता था, और ट्रेड यूनियन थी वहाँ से चुनता था। कौन चुनता था, गवर्नर चुनता था। और यहीं पर हमने देखा था इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी यहीं पर कौन सी बात की गई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई थी। अब जो नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम है, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट है, उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।